आषाढ़ का एक दिन। अंक 3। कुछ और वर्षों के बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द। पर्दा उठने पर ही प्रकोष्ठ एक दीपक चल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बूझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैशाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मल्लिका। कौन है? मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्दशा की है। अरे मातुल, आप इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा और कोई शरण नहीं मिला। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल ही हो रही है। पहले जब 2 पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब इस स्थिति में कि बैशाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे की ओर फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैशाखी पीछे की ओर फिसल जाती है। या जानता कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तोड़वा बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहाँ ना जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहने के लायक भी ना रहा। ना बाहर रहने बनता है और ना ही अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो जाता है। यहाँ रहकर एक गांव तोड़ आया। खड़े रहने का कष्ट होगा। आसन ले लीजिए। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप लोग देखते हैं कि 2 प्रतिहार आ रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहार जा रहे हैं। सच कहता हूँ कभी पता ही नहीं चला कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या प्रतिहारी के मैं आगे चल रहा हूँ। मैं उनसे भी कष्टकर स्थिति याद थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था वे मेरे सामने सिर झुकाते थे। मेरे सामने। बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल ना देवी है, ना देवता है, ना पंडित है, ना राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत होते थे। और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिर में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है और ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं हूँ या आगे प्रतिहारी चल रहे हैं या फिर मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सहा जाता। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूँ? तुमने घर की क्या अवस्था कर दी है। अंबिका के ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रिय मंजूरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मैंने उनकी आवश्यकता नहीं समझी और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापतियों से कहा था ना। मैंने किसी भी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है। हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घसीटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार वर्षा बरसने लगी तो बस। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का समाचार भी कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव हो कि जो हो वह ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है।
उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब वे पुनः उज्जैनी चले गए हैं। नहीं 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 नहीं, उज्जैनी नहीं गए हैं। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया और काशी चले गए हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी को भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इसमें अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया है, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा, वह गया नहीं गया है तो भी मैं झूठा। या तो ठीक है ना। मल्लिका वैशाखी पटकता हुआ वह चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठ जाती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया है। मैंने इसलिए तुमसे वहाँ रह जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासक भार संभाल लो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते हो और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियाँ हैं, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो रहे हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई है। इस जीवन को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब उसकी देखभाल मैं करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियाँ। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि से मैं नाम नहीं, केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते हैं कि उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं में सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगनाओं का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के प्रकोष्ठ को रिक्त नहीं रहने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में अलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में से नहीं छिपता ही नहीं। 100 गुणों का छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती थी कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से उस तरह वंचित कर दोगे। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ उसी घर में, किंतु पुनः बिजली कौनती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में खड़ा हो जाता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास,
संभवतः पहचानती नहीं है, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती हो। मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे हटाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ी सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है और फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ने लगती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं हूँ। देख रहा हूँ तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरे दृष्टि में नहीं हुआ। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। नहीं, यह स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख सकूँ। बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वराता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई हो। बहुत थक गए हो? थक गया था, पर अब थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचान नहीं आते, और तुम भी कहाँ पहचान में आती हो। यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृष्टि उतना ही नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। थके हो, बैठ जाओ। आँखों से लगता है कि तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। आर्यमातुल से आज ही पता चला है कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। केवल मात्र गुप्त के कलेश्वर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह वहाँ में जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बाघछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें। जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। तभी कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अस्त व्यस्त होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर उसे मल्लिका रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे थे करते रहो। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम कहते रहो, वह चला जाएगा।
बाहर से आगंतुक नशे स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कालिदास कौन था यह? कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता हो पड़ती है, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे ना? लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थके हो और अस्वस्थ भी, बैठ जाओ, बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था, और मैं ही नहीं जानता था कि अभाव और भत्सर्जना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः इसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की और मेरा उपहास उड़ाया। परंतु मैं यह भी जानता था कि सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में मैं मुझसे नहीं मिल सकता। मैं अपने को बदल लूँगा, मैं सुखी हो सकता हूँ, परंतु वैसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश विदेश में पहुँच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए ये वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, पर मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बहुत बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया हूँ, जिसे विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सताने लगती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वस्त देखता था कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट लूँगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ और उपकलाएँ मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोभ व संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ था। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन का उत्सव की तरह मनाया। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्ति होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे मुझसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं आएगी, और मैं यह आशा लिए हुए चला गया था कि कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कहूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा।
या नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा, परिवर्तन एक ही दिशा को व्यक्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यथा का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि या हिमालय है, तपस्वनी की उमा तुम हो, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दता की दक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ रहने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उसमें हट कर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हो सकी। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना का अभिव्यक्त करती है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र इस रूप में टूट गया कि मल्लिका मुंह से अपना हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। वह सूत्र कभी नहीं टूटा। मल्लिका उठकर बस से लिपटे पन्ने कोने से उठा लेती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलटकर देखता है। कालिदास, मेघदूत? तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियाँ कहाँ से पहुँची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शकुंतलम की प्रतियाँ कुछ ही मास पहले मुझे मिली हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी आते थे और तुम्हें उसके पास से ये प्रतिलिपियाँ मिल जाती थी? मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी, और इसके लिए वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल जाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। जो अभाव वर्षों से मुझे सताते रहे हैं वो आज और बड़े प्रतीत होने लगे हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था। चाहता था कि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं आज तक नहीं लिख पाया हूँ, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घूमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं रहा है, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिल पाती, वायु नहीं मिलती। वह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं मैंने। सोचा था तुम राजधानी से लौटोगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूँगी, कहूँगी इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आए भी नहीं और ये भेंट यहीं पड़ी रह गई। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए नहीं है। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूँगा। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इस पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस पर घर की सीलन। ये पृष्ठ कोरे नहीं है मल्लिका, इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत वर्षों में एक महाकाव्य की ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नए कुछ नहीं लिख सकता। उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता है और फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अत से प्रारंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने की शब्द सुनाई देते हैं। मल्लिका सहसा उठकर अंदर चली जाती है।
कालिदास हस्तप्रस्त सा उसे जाते देखता है। मल्लिका मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। किसके रोने के शब्द हैं यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास वहीं खड़ा रह जाता है। तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है और पैर की चाट के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। ड्योढ़ी में विलोम द्वार पर कोसता खड़ा रहता है। वस्त्र कीचड़ में लथपथ है। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानते लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल गए, और फिर तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो जाते कहाँ। आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते वह रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। ना जाने आँखों को क्या हो गया है। कभी यह परिचित आकृति बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लग रहा है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आ जाती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है और फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घृणा है? परंतु इस तरह मेला तुम्हारा संबंध टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर आने नहीं दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक कहता हूँ ना? तुम यहाँ स्तंभ से क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। क्यों है ना? कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि अब भी मुझ में इस घर में भेंट हुई है और आज भी वही खड़ी है। परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हो तुम्हारी भेंट मुझसे यही होती है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद एक आतिथ्य घर में आया है और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आँखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? क्या कहता है जानते हो? मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। अरे विलोम हंसता है। तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संभव है कालिदास से देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या देखो, चल कर देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम, चला जाऊँ? हाँ? इस घर से या इस ग्राम प्रांतर से? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लौट आए हो। हाँ, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं
जैसे तुमने बाहर जीवन की गति हो रही है, तुम ही तुम हो और तुम ही तुम हो, परंतु समय निर्दयी नहीं होता। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहता, और उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम यहाँ अपने को देखना चाहते थे और नहीं देख पा रहे। हाँ तुम चाहते हो कि मैं इस समय यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाता। इसलिए नहीं कि तुम आदेश दे रहे, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, अतिथि में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, वह आगे जाने कभी आए या ना आए। हाँ अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह में हाथ रखकर कालिदास की ओर देखती रहती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी की एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और भी तो कुछ सोच रहे हो ना? और सोच रहा हूँ कि उक्त कलाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की जाने वाली मार्ग भी वही है, वायु में वैसे ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसे ही है। और क्या सोच रहे हो? और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जगता है। परंतु यह कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम फिर से अत से आरंभ करना चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अंदर फिर से बच्चे के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रख देता है और जैसे अपने को उत्तर देता है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास जाकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर झाँकता है, ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता है, वहाँ रुक जाता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्त से सटाए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चले जाती है। कालिदास! उस समय झरोखे के पास से होकर ड्योढ़ी से किवाड़ खोल देती है। कालिदास! कालिदास! पैर बाहर की ओर बढ़ने लगती है, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वह रुक जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को हाथ से सटाकर रोने लगती है, उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। नाटक आषाढ़ का एक दिन समाप्त।